हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह आज भी हम लोग 10 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का करेंगे जो जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी आई के लिए बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप एंड जेएसएससी जेई बीपीएससी आई के लिए पर डे करते हैं, उसी टाइप से आज भी हम लोग करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करो ताकि जितनी भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चंस है हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आगे भी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है बीपीएससी आई एंड जेएसएससी जेई, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम इज हैज। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, लाइम होगा। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम हैज ऑप्शन है नो क्ले कंटेंट, अबाउट 5% कंटेंट, अबाउट 25% क्ले कंटेंट, अबाउट 60% क्ले कंटेंट। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा है क्योंकि एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का जो कंटेंट होता है, क्ले का कंटेंट होता है, वो 20 to 30% होता है। तो लेकिन जो हम लोग मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो 30% वाला इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ 30% ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जो इसका रेंज होता है वो 20 to 30% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। और अगर मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम के लिए पूछा जाएगा तो 10 से 20% होगा, और पुअर और लीन लाइम के लिए पूछा जाएगा तो मोर देन 30% होगा, और फीबली हाइड्रोलिक लाइम के लिए पूछा जाएगा तो 5 to 10% होगा। तो यहाँ पर इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम के लिए पूछा गया है तो इसका रेंज होता है 20 to 30%। अगर 20% भी दिया रहता तो हम लोग 20% यहाँ पर टिक करते, बट यहाँ पर 25% दिया हुआ है। तो 20 से 30% के बीच में अगर कुछ भी दिया रहता तो वही करेक्ट आंसर होता। तो यहाँ पर 25% दिया हुआ तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब इज टर्म्ड एज। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी बतलाया था कि जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम का जो डिफरेंस होता है किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस में दिया गया है फ्री फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट, टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फ्री फ्लोट होगा। इसके बारे में कई बार हमने डिस्कस कर भी दिया है लास्ट लेक्चर में, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चंस आपका आएगा। ये क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से है, ये हम लोग बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फ्री फ्लोट होगा और ऑप्शंस ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। द क्रैशिंग स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑप्शन है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट बाई क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। तो ये सारे ऑप्शंस दिया गया है, तो ऑप्शंस आपको देख करके सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होगा एक्टिविटी जो होगा क्रैशिंग स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी इज, तो वो होगा क्रैशिंग स्लोप और कॉस्ट स्लोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चंस हम लोग का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और एस्टिमेशन कॉस्टिंग से एक दो क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा किसी भी एग्जामिनेशंस में जनरल इंजीनियरिंग में। तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा द क्रैशिंग स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी इज क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बस इसका फॉर्मूला याद रखना, आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर आता है तो सॉल्यूशन तो आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप याद कर लेना इसको कि 1 मीटर
क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क सैंड सीमेंट मोटर रिक्वायरमेंट्स इज अबाउट कितना होता है। तो ऑप्शन है 35 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब एंड 70 मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 35 मीटर क्यूब होगा। तो इसको कैसे निकालना है हम लोग थोड़ा सा हम लोग हिंट्स कर देते हैं आपको। इसमें पहले आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। तो मोटार का जो थिकनेस लेते हैं हम लोग 10 mm लेते हैं बेसिकली। जो ब्रिक्स जहाँ पर हम लोग ब्रिक ज्वाइंट करते हैं तो इसका जो थिकनेस होता है मोटार का वो 10 mm लेते हैं, मीन्स 1 सेंटीमीटर लेते हैं। और स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक जो होता है वो 19x9x9। तो यहाँ पर तो दिया नहीं गया है कि एक साइड में आपको सीमेंट मोटार यूज करना है या 2 साइड में या 3 साइड में या सारे साइड में करना है। तो आपको इसमें से 1 सेंटीमीटर ऐड कर देना है। तो 20x10 हो जाएगा। तो ये कब होगा 10 mm मोटार थिकनेस ऑन ऑल साइड, जब हम लोग हर साइड में 10 mm थिकनेस ऐड कर देंगे। इसके बाद 500 mm ब्रिक्स के लिए जो मोटार लगेगा वो निकाल लेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और ड्राई मोटार का जो वॉल्यूम होता है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके बाद 100 मीटर क्यूब रिक्वायर्ड मोटार के लिए 100 मीटर क्यूब ब्रिक्स के लिए कितना मोटार रिक्वायर्ड होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग कैलकुलेट किए हैं तो 35 मीटर क्यूब आता है। थोड़ा एक सॉल्यूशन लेंदी होगा इसलिए स्पेस कम होने के कारण हम लोग इसको स्पेशली एक क्लास में हम लोग समझ लेंगे कि कैसे निकालना है डिस्क्रिप्टिव टाइप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स स्टैटिकल टाइमिंग ऑफ कंप्लीशन इज एज्यूम टू हैव। ऑप्शन है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या स्टैटिकल टाइमिंग जो होता है वो कंप्लीशन इज एज्यूम टू हैव बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को ही एज्यूम किया जाता है। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा बी, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो आ रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आ रहा है या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से आ रहा है। तो हर एक जगह सिलेबस अलग अलग रहता है तो और पेपर का नेम भी थोड़ा चेंजेस रहता है हर एक यूनिवर्सिटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टर ऑफ एडीसी शंट मोटर इज यूज टू लिमिट इट्स। ऑप्शन है लाइन करंट, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, बोथ लाइन करंट एंड आर्मेचर करंट। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी यही 2001 में पूछा गया है जनरल इंजीनियरिंग में। तो क्वेश्चन है स्टार्टर ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज यूज टू लिमिट इट्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो लाइन करंट होगा, क्योंकि बेसिकली मेन पर्पस ऑफ स्टार्टर इज टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट और लाइन करंट विच इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ मोटर। तो जब हम लोग मोटर स्टार्ट करते हैं तो लाइन करंट जो होता है वो वेरी हाई हो जाता है। तो इसका जो यूज टू लिमिट इट्स लाइन करंट, तो लाइन करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं शंट मोटर का यूज करते हैं स्टार्टर ऑफ एडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लाइन करंट हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिमूव टर्बिडिटी फ्रॉम ए वाटर सैंपल द यूनिट प्रोसेस एडॉप्टेड इज। ऑप्शन है सेडिमेंटेशन, एरेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए वाटर सैंपल से कौन सा यूनिट प्रोसेस हम लोग एडॉप्ट करते हैं, कौन सा यूनिट प्रोसेस का यूज करते हैं, कौन सा यूनिट प्रोसेस अपनाते हैं। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है सेडिमेंटेशन, एरेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशंस। जब हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करते हैं प्लांट में तो उसका बहुत सारा मेथड होता है जिसमें कि कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन एक है, और इसका यूज हम लोग टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए करते हैं और इसी प्रोसेस का
एडप्ट करते हैं, इसी यूनिट प्रोसेस को एडप्ट किया जाता है टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए। तो ये क्या होता है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन जो होता है वो सॉफ्टनिंग एंड एब्जॉर्बिंग आर द यूनिट प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट। द यूज ऑफ केमिकल reagents to destabilize and increase the size of the particle, mixing increasing of flock size, a physical separation of the solid from the liquid phase। तो जो इसका साइज होता है, टर्बिडिटी मीन्स कि उसमें जो कलर आ जाता है, टर्बिड वाटर आता है, तो कलर किसके कारण जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस एडाप्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल वालों के लिए, और ब्रांच पेपर भी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ड्यूरिंग वाटर प्योरिफिकेशन क्लोरीन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर। तो ये सबको पता है कि जब हम लोग वाटर का प्योरिफिकेशन करते हैं तो क्लोरीन का यूज किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है रिमूवल ऑफ बैड कलर, किलिंग द बैक्टीरिया, प्रोड्यूसिंग क्लीवर वाटर, मेकिंग द वाटर मोर टेस्टफुल। तो आप देखते होंगे कहीं पर वेल रहता है या फिर कहीं पर पॉन्ड रहता है, तो वहाँ पर वाटर जब गंदा हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का सॉल्यूशन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है वो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किलिंग द बैक्टीरिया। 38 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्लोरीन जो होता है वो इफेक्टिवली किल्स कर देता है लार्ज वेराइटी ऑफ माइक्रोबायल बैक्टीरिया, और जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है तो वो सब बच जाता है, और कैन काउज टाइफाइड फीवर ये सब जो होता है उससे बचा जा सकता है। और पीएच वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है, जैसे 5 तक पहुंच जाता है अगर क्लोरीन वाटर में डाल दिया जाता है, तो जो गंदा वाटर आता है, डर्ट वाटर आता है उसमें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा किलिंग दी बैक्टीरिया। क्लोरीन सॉल्यूशन का यूज हम लोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बीओडी इज ए मेजर ऑफ, ऑप्शन है ओवरऑल पॉल्यूशन, इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन, सेमी ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, डी। क्यों होगा वो भी हम लोग बतलाते हैं, क्योंकि जो बीओडी होता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, और इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन ए गिवन वाटर सैंपल। हाई लेवल ऑफ बीओडी मीन्स पोल्यूटेंट्स आर मोर इन द वाटर। तो ऑर्गेनिक पोल्यूशन को मेजर करने के लिए बीओडी का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट रहता है गिवन वाटर सैंपल में। तो हाई लेवल ऑफ बीओडी जो पोल्यूटेंट्स होता है वो वाटर में ज़्यादा होता है, इसलिए ऑर्गेनिक पोल्यूशन में हम लोग बीओडी इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एटमॉस्फेयर अंडर नॉर्मल कंडीशन इट इज ऑब्जर्व दैट विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज एंड वाइंड वेलोसिटी डिक्रीजेज, एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड वाइंड वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड वाइंड वेलोसिटी डिक्रीजेज। क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो इन एटमॉस्फेयर अंडर नॉर्मल कंडीशन इट इज ऑब्जर्व दैट विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड विंड वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो 2 ऑप्शंस इसमें छूट गया है, तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी। और हम लोगों का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दो, ताकि जो लोग भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं, सर्च कर रहे हैं इंजीनियरिंग जॉब, तो उन लोगों को इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट मिल सके, और जनरल इंजीनियरिंग का JSSC, JEE एंड BPSC AE का सिलेबस
कवर हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जनरल इंजीनियरिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।